एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नैश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। चूँकि पिछले लेक्चर में हमने फूड थीम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड फॉर्म को जानने वाले हैं। मोनोसेकेराइड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपका बेसिकली इसको आपको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही आपका पचा पचाया होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो पहले से पचा पचाया होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। अगर ये पहले से ही आपका पचा पचाया है तो इसको हमें पुनः पाचन की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ग्लूकोज ही एक ऐसा आपका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है जिसको आपको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ग्लूकोज जो है इसके विखंडन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिस वजह से हम ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोशिकीय ईंधन हम किसको कहते हैं, किस कार्बोहाइड्रेट को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन हम ग्लूकोज को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज के विखंडन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिस वजह से हमने ग्लूकोज को क्या कहा, जिस वजह से हमने ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है अंगूर की शर्करा आपकी ग्लूकोज होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अंगूर की शर्करा। अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा क्या होती है? अंगूर की शर्करा आपकी ग्लूकोज होती है। इस चीज़ को भी याद रखना है आप लोगों को। और आपका कोशिकीय ईंधन हम किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ब्लड शुगर ग्लूकोज ही होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज। उसके पहले आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसमें इंक फिल कर लूँ। आप सभी को मैं एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना था, तो इतना इमरजेंसी में घर जाना पड़ता है जहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास मात्र एक दिन था और उस एक दिन में आप लोगों में से शायद ही कोई बिलीव करे कि उस एक दिन में मैं टोटल 9 वीडियोस शूट कर चुकी हूँ। क्योंकि घर पे इतना फैसिलिटी नहीं है, ना तो मेरे पास वहाँ पर बोर्ड है और ना ही मेरे पास वहाँ पर इंटरनेट है। आप सभी को पता है एक क्लास जो होती है वो आपकी जो बोर्ड वाली क्लास है, जैसे ये तो जो आपका कैमरे से जो शूट होता है फ़ोन के कैमरे से, वो लगभग आपके 6 से 8 GB तक का कभी कभी वीडियो बन जाता है। इतना इंटरनेट रिचार्ज करवाने की ताकत भी नहीं है और इतना मिलता भी नहीं है जियो की तरफ से, है ना। तो उसके लिए मैंने सोचा कि रोने के बजाय, या तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं बैठ के रोऊं या फिर मैं क्या करूं कि जितना मेरे पास टाइम है उसको मैं यूज़ करूं। तो मैंने सोचा कि रोने के बजाय क्यों ना मैं, मेरे पास जितना समय है मैं उसको यूज़ करती हूँ। मैंने पिछले इन एक दिन में टोटल 9 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और ये 9वां वीडियो है आपका। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रक्टोज के बारे में देख रहे थे। फ्रक्टोज के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा आपकी क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। आप लोगों में से 99% लोग यही कहेंगे कि मैम हमें तो पता है कि सबसे मीठी शर्करा हमारी जो है सैकेराइड होती है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, लेकिन सैकेराइड जो है आपकी कृत्रिम रूप से होती है। आर्टिफिशियल फॉर्म में जो होता है मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा जिसे आप कहेंगे, वो हमारा होता है आपका सैकरीन। लेकिन हमारा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आपका प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। यानी कि जो नेचुरल आपका जो शुगर है, जो आपका सबसे ज़्यादा मीठा है, तो वो आपका कौन होगा? वो होगा आपका फ्रक्टोज। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा हमारी कौन सी होती है? फ्रक्टोज। और कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा पूछा जाए कभी, तो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा में हमारा क्या आएगा? आपका सैकरीन आएगा। लेकिन आप फिर भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि सैकरीन को सेकंड नंबर पर रखा गया है। सैकरीन का है या सैकेराइड का है? इसको सेकंड नंबर पर सबसे मीठी शर्करा की कैटेगरी में रखा है, लेकिन कृत्रिम रूप से। तो फिर फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है आपका एस्पर्टेम। याद रखिएगा, एस्पर्टेम जो है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एस्पर्टेम। एस्पार्टेम जो है ये आपका कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है और इसके बाद सैकेराइड कहें या फिर सैकेरिन कहें,
इसका नंबर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए कि हमारी जो बेसिकली आपके जो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है वो एस्पार्टेम होती है, और एस्पार्टेम सबसे ज़्यादा मीठी होती है, और सेकंड नंबर पर हमने सैकेराइड को रखा हुआ है। ठीक, प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज। अब आपको मैंने इतनी बार बोल दिया है कि आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। फलों की शर्करा आपकी क्या है? फलों की शर्करा पूछी जाए क्या होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर आपका सुक्रोज। तो याद रखिएगा फ्रक्टोज फलों की शर्करा कहलाता है। शहद की शर्करा, हनी सभी को पसंद होता है। हनी में जो आपका शुगर होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका फ्रक्टोज होता है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है, ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया कि ऑलरेडी पचाया होता है, तो इसको हमें अलग से पाचन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको अंगूर की शर्करा बताई। अंगूर की शर्करा आपका ग्लूकोज होता है, और उसके बाद मैंने बताया ब्लड शुगर आपका ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट मैंने फ्रक्टोज के बारे में बताया। फ्रक्टोज जो है आपका प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, और इसको फलों की शर्करा और साथ ही साथ इसको शहद की शर्करा भी हम कहते हैं। तो आपको मोनोसैकेराइड क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डाइसैकेराइड पर। डाइसैकेराइड में सबसे पहले आपका आता है माल्टोज। माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। आप सभी को पता है कि माल्टोज हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। माल्टोज जो है इसको हम अनाजों की शर्करा कहते हैं। अनाज जो होते हैं उनमें भी एक शर्करा मौजूद होती है, और अनाजों में जो मौजूद शर्करा है उसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। क्लियर हुआ आपको कि हमारे अनाजों में जो मौजूद शर्करा है इसको हम माल्टोज कहते हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको अगर किसी शर्करा से मिलती है तो हमें माल्टोज से ही मिलती है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किससे? माल्टोज से। माल्टोज से ही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट होता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये फ्रक्टोज लिखा हुआ है, FRACTOSE, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से जो शर्करा बनती है वो हमारा सुक्रोज होता है। अगर आपसे पूछा जाए गन्ने की शर्करा या फिर चुकंदर की शर्करा या फिर आपका टेबल शुगर, ये सभी आपका नाम दिया गया है आपकी सुक्रोज को। तो गन्ने में जो मौजूद शर्करा है वो हमारी क्या है? वो हमारी सुक्रोज होती है। चुकंदर में मौजूद शर्करा हमारी आपकी बेसिकली जो आप कहेंगे सुक्रोज होती है। टेबल शुगर के नाम से आपका सुक्रोज को ही जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से जो आपका बनता है वो आपका लैक्टोज होता है। दूध में जो मौजूद शर्करा होती है वो आपका लैक्टोज होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा जो आपकी लैक्टोज की होती है वो माँ के दूध में होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो माता का दूध होता है उसमें ही आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा माता के दूध में होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसीलिए सजेशन दिया जाता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है लैक्टोज के बारे में कि सर्वाधिक मात्रा में आपका लैक्टोज माता के दूध में होता है और आपके दूध की शर्करा लैक्टोज होती है। अब मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क जो होता है ये आपके कैल्शियम का बेसिकली एक अच्छा आपका सोर्स माना जाता है। मिल्क को आपके कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जब कभी हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बताता है कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो चुकी है और कैल्शियम की कमी हो चुकी है। विटामिन डी वो हमें बोलता है कि सुबह की आप धूप लीजिए, और हमें कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए कुछ टैबलेट देता है और साथ ही साथ कहता है कि आपको 1 गिलास दूध रोज़ पीना है। क्यों कहता है? क्योंकि हमारा जो मिल्क है बेसिकली जो मिल्क होता है वो प्रचुर मात्रा में उसमें कैल्शियम पाया जाता है। इस वजह से हमें कैल्शियम की जो आपूर्ति है वो हमारी बॉडी में हो जाए, इसके लिए हमें सजेशन दिया जाता है कि आप जो है दूध पीजिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि मिल्क में एक सफ़ेद रंग होता है। तो मिल्क में सफ़ेद रंग कैसिन के कारण होता है। एक होता है कैसीन, कन्फ्यूज़न नहीं आपके बीच में आपके मन में होना चाहिए। एक होता है हमारा कैसीन, देखिए इस टर्म को क्लियर करिएगा। एक है हमारा कैसीन, ठीक है, ये देखिए एक है कैसीन और एक है आपका क्या? कैसीन, ठीक है। इन दो टर्म को आपको कंफ्यूज नहीं करना है आपस में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैसीन जो होता है वो आपके दूध के सफ़ेद रंग का कारण होता है। वहीं कैसीन एक प्रोटीन है जो कि मिल्क में होती है। तो मिल्क में मौजूद जो प्रोटीन है वो आपकी कैसीन है। आप सभी ने देखा होगा कि मिल्क में एक हल्का सा पीला रंग भी होता है। जैसे गाय का दूध देखा होगा तो उसमें हल्का सा पीलापन होता है। वो पीलेपन का कारण होता है कैरोटीन। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दूध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन। वाइट रंग का कारण क्या है? कैसीन। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। तो हमने अभी तक
मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड को अच्छे से क्लियर किया। डाइसैकेराइड में हमने पढ़ा माल्टोज के बारे में, जिसे अनाजों की शर्करा कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें इसी शर्करा से मिलती है। सुक्रोज की बात करूं तो गन्ने की शर्करा कहें, चुकंदर की शर्करा कहें या फिर टेबल शुगर कहें, ये सब हमारे सुक्रोज हैं। नेक्स्ट होता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध की शर्करा होता है। माता के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका लैक्टोज मौजूद होता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड में हम सबसे पहले जानते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आप सभी लोगों ने सुना होगा। स्टार्च बेसिकली आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं बेसिकली डॉक्टर का एग्जांपल आज ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि आज हम ऐसा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, आगे चल के हम प्रोटीन पढ़ेंगे, आगे चल के हम वसा पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, तो यहाँ तो जिक्र होगा ही डॉक्टर्स का। तो जो डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आपको एक बड़ी सी कैप्सूल दी जाती है और वहाँ उस कैप्सूल को देख के जो गुस्सा आती है, उसको तो देख के कम ही गुस्सा आती है। जैसे ही डॉक्टर सुई के लिए बोलता है ना, तब ऐसे लगता है कि डॉक्टर का जो गले में जो सजावट का सामान है, ऐसा लगता है उठा के फेंक दें, है ना। तो वो जो कैप्सूल आपको दिया जाता है, तो कैप्सूल का जो बेसिकली ऊपर का जो आवरण होता है वो आपका स्टार्च का ही बना होता है। तो इसका उपयोग दवा के जो कैप्सूल्स हैं इसमें किया जाता है। किसमें? दवाइयों के कैप्सूल्स में किया जाता है। पौधों में आपका जो स्टोर के जो आपका भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में स्टोर होकर रहता है? तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ संचित रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या काइटिन। याद रखिएगा कि स्टार्च ही आपका पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट होता है आपका ग्लाइकोजन। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो एनिमल में संचित भोज्य पदार्थ ही आपका ग्लाइकोजन होता है। बेसिकली यकृत में ये आपका संचित रहता है। बहुत सारी यहाँ पर लड़कियाँ होंगी और लड़के भी होंगे जो फास्ट रखते होंगे। लड़कियाँ जैसे करवा चौथ रखती हैं तो पूरा दिन वो भूखा रहती हैं। अब मन में आता है कि ये पूरा दिन भूखा रह ले रही हैं, इनको भूख भी नहीं लग रही है, और ऐसा क्या है हमारी बॉडी में कि जिस वजह से हम इतने ज़्यादा घंटों तक भूखे रह पा रहे हैं, फास्ट कर पा रहे हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ग्लाइकोजन की वजह से कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे बॉडी में संचित भोज्य पदार्थ है। ये हमारे यकृत में संचित रहता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ने पर ये आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारी बॉडी को जब हमें ज़रूरत होती है तो ऊर्जा दे देता है, और ऊर्जा देता है तो हम फास्ट रख पाते हैं। यानी कि अगर हमने फास्ट रख पाया है तो हमारा क्रेडिट हमारे ग्लाइकोजन को जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन की वजह से ही हम फास्ट रख पा रहे हैं। ये ग्लाइकोजन करता क्या है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमारी बॉडी जो होता है उसको एनर्जी देता है। याद रखेंगे आप लोग। तो एनिमल में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो हमारा क्या है? ग्लाइकोजन ही है, और ये आपका लीवर में यानी कि यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट हमारा सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या होता है? देखिए, अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो ये आपके सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ये आपके प्लांट सेल की कोशिका भित्ति के निर्माण में, जो आपकी प्लांट सेल है उसमें जो आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, इसके निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मानव जो है यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं था, कभी नहीं, पहले होता था। इसका पाचन पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल्यूलोज का जो पाचन है वो हमारा एक अवशेषी अंग करता था। कौन सा अवशेषी अंग? वर्मीफर्म अपेंडिक्स। ये क्या करता था? ये बेसिकली आपके सेल्यूलोज के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन अब ये हमारी बॉडी में एक अवशेषी अंग बन चुका है। अवशेषी अंग में हमारे विजडम टीथ भी आते हैं, और हमारे कान की जो पिन्नी होती है, पिन्नी कहते हैं उसको, ये भी आती है। तो याद रखिएगा कि सेल्यूलोज का पाचन पहले तो होता था। वर्मीफर्म अपेंडिक्स हमारा क्या करता था? इस सेल्यूलोज के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बट अब वो हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, जिस वजह से सेल्यूलोज का पाचन अब हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट है हमारा कौन सा? आप सभी को पता है, सेल्यूलोज। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है काइटिन। काइटिन की बात करूं तो हमारा बेसिकली इसका उपयोग जो वाह कंकाल है इसके निर्माण में होता है।
जैसे पक्षियों के पंख में जो आपके बाह्य कंकाल हैं, इनके निर्माण में आपका किसका यूज़ होता है? काइटिन का होता है। कवक जो है इसकी कोशिका भित्ति आपके काइटिन की ही बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति कभी पूछी जाए, इंपॉर्टेंट है, तो कवक की कोशिका भित्ति हमारे काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ आपको कि वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।